Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friends, the topic for today is cost reduction technique. क्या बात करेंगे हम कि कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि आप अपने बिजनेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस्ट रैशनलाइजेशन, कॉस्ट को रैशनलाइज तरीके से देखना। देखिए क्या है, सारा का सारा फोकस रेवेन्यू के ऊपर होता है, रेवेन्यू, इनकम। लेकिन चाहते ना चाहते और अनजाने में जो हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और जो इनफ्लो मनी का आ रहा है वो निकल जाता है बाहर। कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई है। देखो, जितनी पुरानी कंपनी है ना, जितनी पुरानी कंपनी है उतने ज्यादा खर्चे उसके ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ इस तरह की कॉस्ट शुरू हो जाती है कंपनी के अंदर। वो फिर धीरे 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 बढ़ती चली जाती है, चाहे वो सैलरी की कॉस्ट है, चाहे वो इंटरेस्ट की कॉस्ट है, चाहे वो ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस हैं, तो चाहे वो फ्रेट के एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो पैकेजिंग के एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप हो गया है कंपनी का। व्हाट आई मीन टू से कि बिजनेस जैसे 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 पुराना होता चला जाता है वैसे वैसे कंपनी के अंदर कुछ ऐसे खर्चे शुरू हो जाते हैं। बस वो शुरू तो हो जाते हैं लेकिन वो खत्म होने का नाम नहीं लेते। और उसके बाद डे टू डे के अंदर हम कहां पर इन्वॉल्व रहते हैं? सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ। टोटल सब चीजें सेल के अराउंड हो जाती हैं। लेकिन आज के सेशन के अंदर मेरा ये कहना है कि एक बार ना जरा देख लो अपने एक्सपेंसेस को बहुत ही लॉजिकल और रैशनल तरीके से क्या हम देख पा रहे हैं। आप कह रहे हो जगमोहन नहीं समझ आया, थोड़ा एग्जाम्पल के साथ में बताओ। तो सुनो, फिर पूरा डिटेल के अंदर सुनो आराम से, ताकि इस सेशन का पूरा आप वैल्यू ले सको। फ्रेट कॉस्ट, फ्रेट की कॉस्ट जो आप पे कर रहे हैं, क्या वो वाकई ही उतनी है जितनी आपको पे करनी चाहिए? उसमें कमी की कोई गुंजाइश है क्या? किस नजरिए से देखना चाहिए? पहला, सबसे पहले जो फ्रेट है आप पे कर रहे हो, जिस ट्रांसपोर्टर को पे कर रहे हो, नेगोशिएट करते हो ना। एक से ज्यादा ट्रांसपोर्टर जुड़े हुए ना आपके साथ में, तीन या तीन से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा। तो मेरा ये मानना है कि फ्रेट की कॉस्ट ना बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं और इसके रेट कंपिटिटिवनेस के हिसाब से वेरी करते रहते हैं। लास्ट टाइम आपने कब कॉस्ट कंपैरिजन किया था? लास्ट टाइम कब आपने नेगोशिएट किया था? जरा देखो। आप जो सप्लाई कर रहे हो, कस्टमर का ऑर्डर आया सप्लाई कर दिया, कस्टमर का ऑर्डर आया सप्लाई कर दिया। ये जो शिपिंग का जो शेड्यूल है ना, शिपिंग का जो शेड्यूल है, जो डिस्पैच का शेड्यूल है, तो डिस्पैच के शेड्यूल को क्या हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? एक ही कंटेनर के अंदर, एक ही ट्रक के अंदर, एक ही करियर व्हीकल के अंदर जो है अपनी, हमने डिस्पैच क्या एवरी डे इवनिंग को निकालते हैं या एवरी डे नेक्स्ट डे मॉर्निंग को निकालते हैं? आज हमारी पूरी की पूरी तैयारी करने के बाद जो भी डिस्पैच निकलेगी वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग को निकलेगी या रात को निकलेगी? उसके शेड्यूल पूरा का पूरा हमने बना रखा है कि नहीं रखा? या एक ही जगह के ऊपर एक बार, दो बार, तीन बार, यानी कि सेम डेस्टिनेशन के ऊपर एक ही बार में भेज के काम हो सकता था, लेकिन छोटे छोटे लॉट्स के अंदर भेजने की वजह से हमारी शिपिंग कॉस्ट ज्यादा आ रही है। जरा ऑपरेशन के एंगल से भी देखो कि क्या ये पॉसिबल था? तीसरा, क्या हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं? यानी कि बिजनेस के फ्रेट की कॉस्ट को मैनेज करने के लिए ना टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल अपनाती है, जिसके अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरा शिपिंग का रूट क्या रहेगा, मेरी मेरी शिपमेंट को मैं ट्रैक कर सकता हूँ, रियल टाइम के अंदर विजिबिलिटी देख सकता हूँ। आज इस तरह के ऐप्स आ गए हैं, इस तरह के ऐप्स आ गए हैं जहां से आप अपने जो ट्रांजिट के टाइम है उसको मॉनिटर और मैनेज कर सकते हो कि कब बाई करना है, कब डिस्पैच करना है और रियल टाइम में वो कहाँ पर स्टकअप हो गया है। ये सारी की सारी चीजें ना
मतलब मैंने तो देखा है कि लोग इनफैक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं और सामान वही पोर्ट पर ही पड़ा रहता है, क्योंकि पीछे यहाँ पर तैयारी नहीं है। चलो एक बात और बताओ कि पैकेजिंग, फ्रेट कि हम जो कॉस्ट पे करते हैं ना, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, जो 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 हम ना जैसे कोई FC21 का कोर्स कर लेता है, FC21 का कोर्स कर लेता है, उसके बाद हम उसको एक क्या देते हैं, एक सर्टिफिकेट देते हैं और एक ट्रॉफी देते हैं। तो पहले क्या हो रहा था कि सर्टिफिकेट जो है वो प्रॉपर फ्रेम के अंदर लगा होता है, ट्रॉफी जो है वो भी सेपरेट होती है। तो फ्रेम और ट्रॉफी दो अलग पैकेट बन रहे थे, दो अलग पैकेट बन गए और उसको कोरियर कर दिया, उसको कोरियर कर दिया। अब ब्लू डॉट वाला क्या कर रहा है, दो चार्जेस ले रहा है क्योंकि उसके दो पैकेट हैं। जब मेरे एडमिन ने इस चीज को देखा तो उसने कहा कि सर ये क्या हो रहा है कि जब हमने एक ही डेस्टिनेशन के ऊपर सर्टिफिकेट भी देना है, फ्रेम लगा हुआ, और ट्रॉफी भी देनी है, और जिस तरह से पैक करके दो पार्सल बना दिए जाते हैं, तो नेचुरली ऑब्वियसली लॉजिकली चीजें बड़ी लॉजिकल होती हैं, ऑब्वियस होती हैं, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते कि सर इसका मैं एक काम करता हूँ, इसका ना पैकेजिंग का डिजाइन ही ऐसा कराता हूँ कि एक ही के अंदर दोनों आ जाएंगे और उसके अंदर खराब भी नहीं होंगे, क्योंकि एक का ना फ्रेम टूटने का चांस रहता था। उसने पैकेजिंग के डिजाइन को चेंज कर दिया, उसका वेट भी काफी हल्का कर दिया, और अब सिंगल कोरियर के बराबर चार्जेस लग रहे हैं और पहले से भी कम चार्जेस लग रहे हैं, यानी कि 50% का रिडक्शन करवा दिया उसने फ्रेट कॉस्ट के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं कॉस्ट रैशनलाइजेशन की बात करता हूं ना, तो मैं ये बात करता हूं कि जो भी आउटफ्लो जा रहा है किसी भी एक्सपेंस हेड के अंदर, हमको उसको बड़े डीप डाइव होके स्टडी करना पड़ेगा कि इसके अंदर कहाँ कहाँ पर खर्चा बच सकता है, कि मैं कैरियर से नेगोशिएट कर रहा हूँ, कि मैं शिपिंग के शेड्यूल को ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, कि मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि मैं पैकेजिंग के स्टाइल को ठीक कर रहा हूँ। और एग्जांपल लेते हैं, पैकेजिंग की कॉस्ट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। दैट मीन टू से कि क्या मैं सही पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूँ। कई बार क्या हुआ कि हमने महंगा महंगा पैकेजिंग मटेरियल जो है वो यूज करना शुरू कर दिया अपने मटेरियल को डिस्पैच करने के लिए। देखो आज की डेट में कौन कौन से अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, अरे पैक ही तो करना है, वो सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, अट्रैक्टिव लगना चाहिए। तो उसके लिए जो पैकेजिंग मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो वो क्या सबसे बेस्ट है? हो सकता है कि उससे 50% कॉस्ट के ऊपर ये चीजें अवेलेबल हो। मुझे ये बताओ कि जो पैकेजिंग का डिजाइन है वो ऑप्टिमाइज है, कहीं कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बड़े सिंपल तरीके से बहुत तरीके के डिजाइन आते हैं, क्योंकि जिस तरीके का डिजाइन होगा ना, जब आप उसको रखोगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उससे भी कॉस्ट की बहुत ज्यादा रिडक्शन होगी। मुझे ये बताओ कि पैकिंग मटेरियल तो ठीक है, कहीं आप लमसम बहुत सारा 2 साल के बराबर का पैकेजिंग मटेरियल उठा के अपने पास स्टोर तो नहीं कर लेते, और बाद में आप देखते हो कि 25 से लेके 50% तक का पैकेजिंग मटेरियल तो पानी की वजह से गीला होके खराब हो गया, मिस हैंडलिंग की वजह से, कटिंग की वजह से खराब होना शुरू हो गया है। दैट मीन टू से एक्सेस पैकिंग मटेरियल, चाहे पर यूनिट उसकी कॉस्ट कम थी, लेकिन एबंडेंस के अंदर हम परचेज कर रहे हैं और अल्टीमेटली वो खराब ही हो रहा है, और लोग उसका ना जाने कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई लंच टेबल के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, कोई उसको साफ सफाई करने के इस्तेमाल कर रहा है, कोई कहता है चल पैकेजिंग मटेरियल ही तो है, इसको कहीं बिछाने के काम इस्तेमाल आ रहा है और वहां बैठ के उसके ऊपर काम कर रहे हैं। भाई पैकेजिंग मटेरियल उतना ही बाय करना है जितना कि फुल किटिंग के हिसाब से रिक्वायर्ड है, मेन जगह के ऊपर स्टोर होगा, और जितना इशू करना है उतना ही इशू करना है, और बाद में चेक करना है कि इतना ही यूटिलाइज हुआ, जो फिनिश गुड डिस्पैच हुई उसके प्रपोर्शन के अंदर। यानी कि एज ए परसेंटेज मेरी पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट क्या आ रही है, 2% आ रही है कि 1% आ रही है। तो यहां से अब आपने पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट को कवर करना शुरू किया और ऑटोमेट कर दो पैकेजिंग के प्रोसेस को। आजकल तो ऐसा हो गया है कि असेंबली लाइन के ऊपर ही फिनिश होके प्रोडक्ट निकलता है। कुछ चाइना और जर्मनी से ऐसी मशीन्स बना रखी उन्होंने कि आप अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग करके पैकेजिंग मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। अब जिस तरीके से पैकेजिंग मटेरियल को आपके एम्प्लॉय यूज कर रहे हैं, क्या उनको बेस्ट यूज करने की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी है? आप कह रहे हो कि जगमोहन आप क्या बात कर रहे हो,
मैं तो ये सोच रहा था कि कॉस्ट को कम करने के लिए मुझे रेट कम करवाना होगा, लेकिन आप तो बिल्कुल लॉजिकल डिटेल के अंदर और गहराई के अंदर चले गए। ये तो पूरी की पूरी साइंस लगा दी है, इंजीनियरिंग लगा दी है। यस माय डियर फ्रेंड, सारा का सारा ध्यान आपका सेल पे लगा है, अच्छी बात है। सेल बढ़ाओ, सेल को मल्टीप्लाई करो, नए कस्टमर बनाओ, सब कुछ करो, बहुत जरूरी है, वो करते चले जाओ। लेकिन एट द सेम टाइम आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक एक जो एक्सपेंस का हेड है, चाहे वो फ्रेट की कॉस्ट है, चाहे वो पैकेजिंग की कॉस्ट है, मैं कहता हूँ जो भी लेजर का नाम है ना, एक बार उसको पकड़ो और उसको ना बड़े अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करो, एक सिंगल सिंगल पॉइंट के हिसाब से उसको ऑब्जर्व करो कि क्या जिस तरीके से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पैकेजिंग मटेरियल को, वो मेरे एम्प्लॉय ट्रेन है क्या, और क्या मैं रिसाइकल या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। दैट मीन टू से कि पैकेजिंग के अंदर मुझे क्या यही वाला इस्तेमाल करना है, या रिसाइकल्ड मटेरियल भी इस्तेमाल हो सकता था, लुकिंग एट द नेचर, क्वालिटी एंड नीड ऑफ द प्रोडक्ट। इससे मुझे बताओ कम होगी कि नहीं होगी पैकेजिंग की कॉस्ट? आप कह रहे हो जाएगी कम, और एग्जांपल ले लो, ये लो, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, सैलरी की कॉस्ट को कैसे रैशनलाइज करें, कैसे ऑप्टिमाइज करें सैलरी की कॉस्ट को। लो, सैलरी का हेड देखा, पिछले महीने टोटल कितनी सैलरी पे की आपने, पिछले साल कितनी आपने सैलरी पे की। देखो जरा, सबसे पहले तो ये देखो कि जो आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपने हायर किए हुए हैं, वो स्टाफिंग के लेवल के हिसाब से अननेसेसरी एक्स्ट्रा तो नहीं। अच्छा, तो जो जो स्टाफ आपने हायर किया हुआ है उनके अकॉर्डिंगली काम भी है ना आपकी कंपनी के अंदर? नहीं, तो केआरए केपीआई डिफाइन करके और उसको ना लॉजिकली लॉजिकली आपने एलोकेट करवाना है। इससे आपका लेवल 1 स्टार्ट होता है। तो पहले रिव्यू तो कर लो कि मेरे स्टाफ है कितना। चलो वो कर लिया, कंसिडर करो कि क्या फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि कोई टैलेंट है जो बहुत डिस्टेंस के ऊपर बैठा हुआ है, बहुत डिस्टेंस के ऊपर बैठा हुआ है, तो आपने कहा कि चलो ठीक है, लॉकडाउन की बात तो आपने सीख ही लिया है, तो क्या उसको रिमोट वर्क करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सकती है? आप सैलरी नेगोशिएट कर सकते हो, टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। टैलेंटेड लोग जो हैं अगर वर्क फ्रॉम होम करने को लिए तैयार हो जाते हैं, तो आपका आधी सैलरी के अंदर काम हो जाता है, ऑफिस के स्पेस की, रेंट की, अदर खर्चे आपके बचते हैं। और प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर आप देखो कि आप अपनी टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ का 20% जो है वो रिमोट वर्क से भी करते हो, तो वहां पर आपकी सैलरी कॉस्ट के अंदर फर्क आना शुरू होगा और टैलेंटेड स्टाफ के द्वारा आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। क्या आप सैलरी फ्रीज वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो क्या? सैलरी फ्रीज का मतलब हो गया कि मान लीजिए ड्राइवर है तो उसकी सैलरी एक लेवल तक ही बढ़ेगी, रिसेप्शनिस्ट है उसकी सैलरी एक लेवल तक ही बढ़ेगी। अब वहां पर आप सेम पोस्ट के ऊपर ईयर बाय ईयर बाय ईयर पिछले 20 सालों से वो आपके पास काम कर रहा है और सैलरी उस लेवल पर बढ़ती चली जा रही है, तो आप ना उस पोस्ट की सैलरी तो फ्रीज कर दो। अब आप कर सकते हो कि नया ड्राइवर उस लेवल के ऊपर आएगा, लेकिन ये जो ड्राइवर है क्या ये एडमिन का काम कर सकता है, ये रिसेप्शनिस्ट क्या सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर यूटिलाइज हो सकती है, या सेल्स कोऑर्डिनेटर बन सकती है। यानी कि उनके प्रोफाइल को चेंज करो, उनके केआरए को चेंज करो, क्योंकि कई सालों से आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनके प्रोफाइलिंग को, केआरए को अपग्रेड करना, चेंज करना बहुत जरूरी है। तो उनके लेवल को चेंज करना जरूरी है, ना कि उसी पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर उसको चौकीदार का चौकीदार बनाते हुए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी लाख रुपए महीना सैलरी आपने कर दी। नहीं, उनके केआरए और केपीआई डिफाइन करेंगे तो उस पोस्ट की सैलरी को आप मैक्सिमम फ्रीज कर सकते हो। फिर देखो जरा, क्या आपकी सैलरी एकदम जस्टिफाइड हो जाती है? देखो, परफॉर्मेंस बेस्ड पे के इंसेंटिव स्कीम को आप लगा सकते हो, किस तरीके से प्रॉफिट के साथ में आपने लिंक करना है। जैसे ही फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, फिक्स्ड प्लस इंसेंटिव वाला सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है ना, तो सैलरी चुगनी बंद हो जाती है। सोचो, इस बारे के अंदर सैलरी कॉस्ट की रैशनलाइजेशन के अंदर जब आपने इस टूल को इस्तेमाल किया ना, मल्टीप्लाई करने वाली है परफॉर्मेंस भी, और टोटल कॉस्ट एज ए परसेंटेज भी कम हो जाएगी। और देखो,
क्या आप कुछ ऐसे काम है जिनको सीधा का सीधा आउटसोर्स ही कर सकते हो? देखो ऐसे कौन कौन से काम हो रहे हैं आपकी कंपनी के अंदर। भाई वहां पर जो फुल टाइम पर्सन काम कर रहा है, इससे बेटर ये है कि आप वो नॉन कोर एक्टिविटी है, जो नॉन कोर एक्टिविटी आप आउटसोर्स कर देंगे ना, बस उससे आपकी सीधी सीधी कोस्ट के ऊपर असर पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं कि कोस्ट रिडक्शन के लिए 3 एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको सोचने पे मजबूर किया। फ्रेट कोस्ट का एग्जाम्पल लिया, पैकेजिंग कोस्ट का एग्जाम्पल लिया, सैलरी कोस्ट का एग्जाम्पल लिया। तो मैं उसके अलग अलग डायमेंशन आपको अवेयर करा रहा हूँ। आप तो सुपर इंटेलिजेंट हो, जो आप आज लाइव हो मेरे साथ में, आप तो समझते हो, आपको पता है इशारा करने की जरूरत है। बस आपको थोड़ा सा इशारा किया और आपने कहा कि ठीक है। जब मुझे समझ आ रही है कि आप किस तरफ इशारा कर रहे हो, कभी आराम से बैठ के ना, हमने एनालाइज ही नहीं किया था चीजों को। तो आप कह रहे थे थोड़ा सा और बताओ, दिमाग को काम करने के लिए और बताओ, तो ले लो। इंटरेस्ट की कॉस्ट को कैसे कम करोगे? ब्याज जा रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है, इंटरेस्ट इज ए एक्सपेंस, कैसे कम करोगे? सबसे पहले देखो कि जो आपका लोन चल रहा है, क्या इसको हम रीफाइनेंस कर सकते हैं? कई बार ना लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एचडीएफसी में चल रहा है, तो यस बैंक आजकल कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है। अगर एचडीएफसी 8.35 पे चला गया, तो यस बैंक 8.05 के ऊपर दे रहा है, प्लस उसके कोई एग्जिट चार्जेस नहीं है, प्लस वो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट भी दे रहा है, प्लस कुछ WTCL के बेनिफिट भी दे रहा है, प्लस कुछ आपकी जो पर्सनल गारंटी है उसको भी विड्रा करने के लिए एग्री कर रहा है। देखो कैसे हो सकता है। तो फाइनेंस आपकी कंपनी में जो हेड कर रहे हैं, जो आपके अकाउंट हेड हैं, उनका तो ये काम ही है उसको देखते रहना। वरना क्या हो रहा है, लोन लिया हुआ है, किस्तें जा रही है, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 9%, 10%, 11%, 12%, 14% के ऊपर जा रहा है। फाइनेंस को रीफाइनेंस करना इंटरेस्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करने का एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कंसोलिडेट कर सकते हो क्या? छोटे छोटे अलग अलग रेट के ऊपर जो लोन आ रखे हैं, उसको एक सिंगल लोअर रेट के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर चेक करके देखो। इससे आपकी डेप्ट मैनेजमेंट और कैश फ्लो के अंदर इंप्रूवमेंट होती है। आप तो फर्दर नेगोशिएट कर सकते हो क्या? जैसे आपने किसी दूसरे बैंक के अंदर लोन के लिए अप्लाई कर दिया, बैंक ट्रांसफर के लिए लिया नहीं, सिर्फ उसे सैंक्शन लेटर ले लिया। अब ये सैंक्शन लेटर दिखा के अपने एग्जिस्टिंग बैंकर से अपने इंटरेस्ट को कम करा सकते हो क्या? अपनी डेब्ट की पेमेंट को एक्सेलरेट कर सकते हो क्या? जैसे आपके पास किसी महीने में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट कैश फ्लो आ गया, पैसे आए हैं, आपकी जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट जाती है, आप इस बार ना कुछ पार्शियल रीपेमेंट कर दो अपने प्रिंसिपल अमाउंट की भी, इससे भी इंटरेस्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी। आप अपनी क्रेडिट वर्दीनेस को कंसिस्टेंटली इंप्रूव करते रहो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, वैसे वैसे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो आपकी क्रेडिबिलिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, और दूसरा पर्सन उतने ही ज्यादा आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन प्रोवाइड करेगा। मैं तो कहता हूं डेप्ट फ्री बिजनेस करना चाहिए, कैश रिच बिजनेस करना चाहिए। आपके जो सप्लायर हैं, कस्टमर हैं, बिजनेस का मॉडल है, बिजनेस का डिजाइन है, वही फाइनेंस अवेलेबल कराता है। अदर पीपल्स एफर्ट, अदर पीपल्स मनी इज द कोर इसेंस ऑफ डूइंग द बिजनेस। तो उस मनी का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल करते हुए आप लोन की वापसी करने वाले हैं। और अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग के ऑप्शन को भी देखते रहा करो ना, कि क्या अब समय आ गया है प्राइवेट इक्विटी लेने का, या क्राउड फंडिंग लेने का? क्या समय आ गया है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने का? क्या समय आ गया है कि आप एक अपने प्रोडक्ट की लाइन में डाइवर्सिफाई करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के अंदर कुछ ऐसी स्कीम लॉन्च करो कि जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल बायर आपकी कंपनी के अंदर आने वाले हैं, वो एक सर्टेन अमाउंट आपके पास जमा करा के टू दैट एक्सटेंट गुड्स या सर्विसेज लेने वाले हैं। देखो कहाँ कहाँ से आप मनी को अरेंज कर सकते हो, ताकि अपनी ओवरड्राफ्ट और सीसी लिमिट को तो आप खत्म ही कर दो। मैं आपको सोचने के लिए ना एक एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। देखो कितने सारे पॉइंट निकल कर आए ना, जब मैंने इंटरेस्ट कॉस्ट की बात की। और देखें, और देखते हैं। चलिए एक एक एक्सपेंस का अकाउंट और उठाते हैं, उसका नाम है सेलिंग कॉस्ट। सेल करते हैं, एडवर्टाइजमेंट है, प्रमोशन है, बिजनेस प्रमोशन है, सेलिंग सेलिंग एक्सपेंसेस है।
मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो कैसे उसके खर्चे को कम करें? सबसे पहले टारगेट मार्केटिंग के ऊपर ही खर्चा कर रहे हो क्या? कई लोग तो क्या करते हैं कि मैंने क्या किया है जी, डिजिटल मार्केटिंग की है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या किया है जी, फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डाल दिया और उसको बूस्ट कर दिया, और पे पर क्लिक के हिसाब से भी इतने लाख लोगों ने देखा। अरे इतने लाख लोगों ने देखा तो उससे क्या हो गया? क्या हो गया उससे? क्या जिसने देखा वो आपकी टारगेट मार्केटिंग थी? मान लीजिए आपका प्रोडक्ट जो है वो फर्दर B2B के अंदर है, लेकिन कॉलेज के स्कूल के बच्चे देख रहे हैं आपके सारी की सारी एडवर्टीजमेंट को, उसको लाइक कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, आपकी फेसबुक के ऊपर, और आपने जहां जहां पर अपनी एडवर्टीजमेंट कैंपेन कर रखी है, वो टारगेट ऑडियंस, रियल कस्टमर, आइडियल कस्टमर को तो फोकस कर ही नहीं रहा। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कंपनियां ना परवाह ही नहीं करती, बस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर लिया, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर खर्चा किए चले जा रहे हैं। ध्यान दे दो, टारगेट मार्केटिंग के ऊपर ही फोकस आना चाहिए। और सिर्फ कैंपेन से बात नहीं पड़ेगी, सोशल मीडिया का ऑर्गेनिक एरिया भी आप यूज कर रहे हो क्या? ये आज की डेट में ब्रांड बिल्डिंग करने के लिए बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। तो लेवरेज किस तरीके से कर रहे हो, स्ट्रेटजी के साथ में इस्तेमाल करना है। जो एक पुराने तरीके से लगातार एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपके खर्चे चले जाते हैं, जैसे कि आप कहीं एग्जीबिशंस कर रहे हो, कहीं स्टॉल लगा रहे हो, उसकी आउटपुट क्या आ रही है, वर्सेस सोशल मीडिया की एक अट्रैक्टिव कैंपेन चला के आपने किस तरह से लार्ज ऑडियंस को अट्रैक्ट करके स्पेसिफिकली उनको अपने प्रोडक्ट का ऑफर कर दिया। सोचो इस बारे में बैठ के, ताकि खर्चा कम से कम हो और सेल के प्रोसेस को ऑटोमेट कर दो। जितनी ज्यादा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने वाले हैं, जितना ज्यादा प्रोसेस लीड से लेके मैच्योरिटी तक के प्रोसेस के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने वाला है, उतना आपकी सेलिंग कॉस्ट रिड्यूस होने वाली है। अच्छा, एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही इंसेंटिव दे के रेफरेंस करवा लेना सबसे इफेक्टिव रहता है। रिपीट सेल करना सबसे इफेक्टिव रहता है, वरना हम क्या कह रहे हैं, कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, बस नए कस्टमर के पीछे भाग रहे हैं, और नए कस्टमर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत ज्यादा है, हम ध्यान ही नहीं दे रहे। ये रिपीट परचेज के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रहे, एग्जिस्टिंग कस्टमर को इंसेंटिव क्यों नहीं दे रहे, उनके साथ में हम बोनस पॉइंट क्यों नहीं कर रहे, ये आपकी सेलिंग कॉस्ट को कम करेगा। आप कस्टमर को लॉन्ग टर्म पे रिटेन करने के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम क्यों नहीं चला रहे हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम क्यों नहीं चला रहे हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करने के ऊपर पैसा क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं, जबकि नया कस्टमर एक्वायर करने के ऊपर आप मेजर 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 खर्चा करते चले जा रहे हैं। तो ये क्या कर देगा, आपके सेलिंग कॉस्ट को कम कर देगा। इसमें बिजनेस ओनर बैठ गए, आपका अकाउंटेंट बैठ गया, आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम बैठी। अब देखो, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के जब इसको एनालाइज करोगे रैशनली, तो सेलिंग की कॉस्ट कम होगी कि नहीं होगी? मैं आपको दावा करता हूं, एक बार ना, एक टाइम पे किसी एक एक्सपेंस के हेड को लेके बैठ जाओ, एक बार एक टाइम पे किसी एक एक्सपेंस को लेकर बैठो और उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। क्या करो, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। जितनी ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे ना, उतनी ज्यादा आपको नई नई अपॉर्चुनिटी, अल्टरनेटिव और टेक्निक निकल कर आने वाली है। लेकिन हम कभी इस तरह से एक सिंगल सिंगल लेजर लेकर बैठते नहीं और सोचते नहीं, और खर्चा हर महीने बढ़ता चला जा रहा है। आप कह रहे हो एक दो एग्जांपल और दो जगमोहन, ले लो, मेरे पास तो एग्जांपल की कमी है, कोई कोई कमी नहीं है, ये लो और ले लो। ट्रैवल की कॉस्ट की बात कर लेते हैं। भाई ट्रैवलिंग के खर्चे अगर आपकी कंपनी के अंदर होते हैं, तो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपने कंपलसरी कर दिया है? कि पहले ये देखो कि क्या ट्रैवल करना ही जरूरी था, कि लॉकडाउन के बाद तो क्लैरिटी हो गई है ना, बहुत सारे काम तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही हो जाते हैं। तो इस कल्चर को इंटरटेन करो, बढ़ावा दो, ये ना सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देता है आपके ट्रैवल की कॉस्ट को, और बड़ी ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। हमने तो जेएसए ऑनलाइन के अंदर पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही ऑनलाइन कर दिया। पहले मेरी टीम FC21 इम्प्लीमेंट करने के लिए नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत यहाँ पर ट्रेवल किया करते थे। सुबह निकले, 11-12 बजे पहुंचे, 4 बजे निकलते थे, काम करने का समय भी कम लगता था, कन्वींस के खर्चे तो बेइंतहाशा बढ़ते थे, प्रोडक्टिविटी इफेक्टिवनेस ही कम थी। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम आने के बाद तो ट्रेवलिंग ऑलमोस्ट खत्म और प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई।
कई गुना बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, पूरे इंडिया, यूएस, कनाडा तक में ये एक्सपैंड हो गया है। कंसल्टेंसी का काम एक्सपैंड हो गया है, कैश फ्लो का काम। दैट मीन टू से किसने काम किया? ट्रैवल की कॉस्ट खत्म, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो गया है। देखो, जब भी ट्रैवल करना है ना, एंड टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे हमें ध्यान आता है, एक हफ्ता पहले, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले टिकटें बुक हो रही होती हैं। अरे अगले महीने के शेड्यूल को पहले से प्लान करो। मेक माई ट्रिप जैसी कंपनियों की मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन लेके पहले से प्लान करके इंसेंटिव करके बड़ी सिग्निफिकेंट कॉस्ट बचती है। ट्रैवल की कॉस्ट को तो आप एडवांस में प्लानिंग करके जबरदस्त तरीके से बचा सकते हैं। तो अब क्योंकि आप पहले से एडवांस कर रहे हो और बुकिंग करते हो, किसी एक प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हो, तो वहां पर आपको क्या होता है, कई तरह के रिवार्ड पॉइंट मिलने शुरू होते हैं। उस रिवार्ड पॉइंट से भी आपकी टिकट्स फ्री हो जाती हैं। उसको इस्तेमाल कर रहे हो ना? नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? बस वही है, लास्ट मिनट के ऊपर ही ट्रैवल प्लान करना है आपने, तो क्यों भाई? आप पोस्ट सेविंग के बिहेवियर को भी इंकरेज किया करो। जैसे कि अगर आपकी कंपनी के अंदर सीएक्सओ लेवल के लोग भी हैं, तो मैंने देखा है बहुत सारी कंपनियों के अंदर कुछ लोग जो हैं वो इकोनॉमी क्लास के अंदर ही ट्रेवल करते हैं। हालांकि वो टोर शोर में विश्वास नहीं रखते, कंफर्ट, छोटे फ्लाइट जो होती है, 1 से 2 घंटे की फ्लाइट जो होती है, तो नॉर्मल तरीके से वो ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन जो आपने जैसा फूफा वाला शूशा वाला माहौल बना रखा है कंपनी के अंदर, होता कुछ नहीं है उससे, होता कुछ नहीं है ज्यादा शोशा करने से। आप देखो कि किस तरह से आप सबको इंकरेज कर सकते हो कॉस्ट सेविंग बिहेवियर। क्योंकि जितनी कंपनी की कॉस्ट रैशनलाइज होगी, उतना प्रॉफिट बनेगा, उतना ही इंसेंटिव, उतना ही कंपनी की ग्रोथ होगी। तो आप जैसे घर का बजट मैनेज करते हो, वैसे ही कंपनी के अंदर एक अच्छा इफेक्टिव कॉस्ट सेविंग वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट मैटर करता है। और क्या करना है? देखो, क्या एक ही तरीका है ट्रांसपोर्ट करने का? अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज कर सकते हो क्या? देखो, इकोनॉमिकली क्या वायबल होता है कि आप ओला उबर से ट्रेवल कर रहे हो, कि मेट्रो से ट्रेवल करा रहे हो, कि बाय एयर ट्रेवल कर रहे हो, कि ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, कि आपका टीम कैसे ट्रेवल कर रही है, कि फ्लाई करके कर रहे हो, कि कॉम्बिनेशन ऑफ दैट कर रहे हो, कि कोई आपने पैकेज ले रखा है। अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के मोड को करो। अदरवाइज क्या होता है, लास्ट मिनट पे प्लान बनाओ, ट्रेवल के लिए निकल गए, बहुत सारी चीजें प्लान नहीं थी, फिर जो होटल की कॉस्ट है, स्टे की कॉस्ट है, सब चीजें अनऑर्गेनाइज तरीके से पहले से ही अगर प्लान करके चलें। हो सकता है कि आपने, एक होटल है मान लो प्राइड प्लाजा, उसके अलग अलग सिटीज के अंदर होटल हैं, वहां से आपने कोई कॉर्पोरेट डिस्काउंट ले रखा है। आपने एरो सिटी के कई होटल हैं, जैसे हयात होटल है, वहां पर आपने कोई कॉर्पोरेट डिस्काउंट ले रखा है। तो ट्रैवल के लिए आपकी जो एयरलाइंस है, किसी एक एयरलाइन के साथ में कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट आपने किया हुआ है। बहुत कुछ हो सकता है, सोचो तो सही। और आपने ट्रैवल पॉलिसी बनाई हुई है ना, कि भाई देखिए, आप अगर इस सिटी में ट्रैवल करते हो तो इतने अलाउंस के आप हकदार हो, बस उसकी गाइडलाइंस बना दो, ट्रैवल पॉलिसी बना दो, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। बिल था कि नहीं था, जस्टिफाइड था कि नहीं था। जैसे ओकाया, माइक्रोटेक, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर तरीके से ट्रैवल पॉलिसी बना के पब्लिश कर रखी है। एक तो सुकून हो गया जाने वाले को भी और पैसे देने वाले को भी। और सारी की सारी लिमिट, मील, लॉजिंग, सब वेल तरीके से गाइडलाइंस के हिसाब से डिफाइंड है, जिसके द्वारा 30 to 70% तक की ट्रैवल कॉस्ट कम हो जाती है, 30 से 70% तक की। भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी तो यूज कर रहे हैं, तो यानी कि नॉर्मल कोर्स के अंदर 30% की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। आप कह रहे हो कि जगमोहन, ये आप हमें अल्टीमेटली क्या बताना चाह रहे हो? मैं आपको अल्टीमेटली ये बताना चाह रहा हूं कि पोस्ट रिडक्शन की टेक्निक जो है ना, वो जैसे ही जो आप एक्सपेंस कर रहे हो उसके लेजर को निकाल के अपने सामने देखोगे ना, वहीं से ही आपको आइडिया आना शुरू हो जाएगा। यानी कि सारे एक्सपेंसेस आपने पीरियड सेलेक्ट किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए, सबसे ऊपर सबसे बड़ा खर्चा, फिर छोटा 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 डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे सबसे ऊपर क्या आ रहा है, सैलरी की कॉस्ट, फिर बैंक के इंटरेस्ट की कॉस्ट, ट्रेवल की कॉस्ट, पैकेजिंग की कॉस्ट, ऐसे करते करते खर्चे आ गए। तो आप 80-20 रूल के हिसाब से देखोगे कि आपके 20% खर्चे 80% कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 80% खर्चे 20% कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो शुरुआत करो सबसे बड़े वाले खर्चे को पकड़ के, उसको एक 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 पैरामीटर के ऊपर, जैसे मैंने आपको पैरामीटर बताने शुरू किए ना,
मैंने क्या पैरामीटर बताए, मैंने आपको कई एग्जांपल दिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया सबसे पहले फ्रेट की कॉस्ट का, कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक के अंदर फ्रेट को अलग अलग तरीके से हमने देखा, फिर हमने पैकेजिंग को अलग अलग तरीके से देखा, फिर हमने सैलरी को अलग अलग से देखा, इंटरेस्ट कॉस्ट को देखा, सेलिंग कॉस्ट को देखा, फिर हमने ट्रैवल की कॉस्ट को देखा। दैट मीन टू से कि अब भी आपके माइंड में कोई सवाल आता है तो आप मेरे से बात कर सकते हो। मेरा ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन ये है कि आपको ब्रेन स्टॉर्म करना चाहिए की स्टेक होल्डर के साथ में। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्रिएट करना चाहिए। जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे की जिम्मेदारी किसकी दे दी आपने? रिसेप्शनिस्ट की दे दी। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस की जिम्मेदारी सुपरवाइजर की दे दी। आपने ट्रेवल कॉस्ट की जिम्मेदारी अपने एडमिन वाले की दे दी। इस तरीके से कोई ना कोई एक एक्सपेंस, उसके आगे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, इसको राशि बोलते हैं। तो एक एक्सपेंस का एक रिस्पॉन्सिबल सेंटर बना दो, महीना खत्म होगा, महीने के बाद आप देखोगे वो कितने ब्रिलियंट आइडियाज आपके पास लेकर आएंगे कि सर आपने मुझे कहा था ना कि इसकी जिम्मेदारी ओवरऑल मेरी है कि ये जो हमारा बैंक इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी आती है। तो सर मैंने ना अलग अलग चीजों को रिव्यू किया, इस बार अलग अलग कॉस्ट के ऑप्शन देखे, तो ये मेरा सोल्यूशन है। इतना प्लान था, इतना एक्चुअल है, इससे कम हो गया है, इसको अगले महीने में ऐसे कर सकते हैं। पीपल लव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीपल लव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको एक एक लेजर के लिए जरूरी नहीं है कि आपका अकाउंटेंट अकाउंटेंट कहता है कि मेरी क्या जिम्मेदारी, वो तो खर्चा आप करते हो, खर्चा आप करते हो, मेरे को तो खाली बुक्स में परचेज की एक्सपेंस की एंट्री डालनी होती है। आप समझ गए, आप समझ गए। एक लेजर लिया, ब्रेन स्टॉर्म किया, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर निर्धारित किया, और आप इंकरेज करते रहते हो क्रिएटिविटी को। देखो और क्या बेहतरीन नया तरीका हो सकता है कि ट्रैवल लाइट करते हुए, यानी कि कम से कम खर्चे के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे हासिल की जा सकती है। जब ऐसा कल्चर आ जाएगा ना, तो लोग नए नए तरीके आपको बताना शुरू करेंगे कि सर ये जो हम लिफ्ट की मेंटेनेंस के अंदर एएमसी का इस्तेमाल करते थे, अब तो हमने जी अपने ऑफिस के अंदर एक हेल्थ वाला ही सिस्टम लगा दिया है कि लोग चढ़ते तो लिफ्ट से हैं, उतरते पैदल है। चढ़ते तो लिफ्ट से है, उतरते पैदल है। और हेल्थ वाला आपने एक सिस्टम वहां पे कर दिया। एक इससे जो लिफ्ट के इंतजार के अंदर बड़ा टाइम वेस्ट होता था वो निकल गया, उनकी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो गई है, और ये लिफ्ट इतनी बार ऊपर नीचे जा रही है, उससे बिजली की कॉस्ट बढ़ रही है। ये बहुत छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल दिया है क्रिएटिविटी का, क्योंकि ये एक मोमेंटम क्रिएट करता है। मोमेंटम तो एक छोटे डॉट से ही स्टार्ट होता है। तो क्रिएटिविटी अनलिमिटेड है। और रिवार्ड दिया करो, रिकॉग्नाइज दिया करो। जो इस तरह के आइडिया लेकर आए उसको इंकरेज करो, प्रमोट करो, क्योंकि जब आप रिवार्ड और रिकॉग्निशन का कल्चर अपनी कंपनी के अंदर लेकर आते हो, तो ये ना एक गुड बिहेवियर को इंकरेज करता है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप आ जाओ जीएसए ऑनलाइन डॉट इन के अंदर, www.jsaonline.in, इसके अंदर आओ, रजिस्टर करो, मेरे से क्वेश्चन पूछो। एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑलवेज अवेलेबल इन दिस कैश फ्लो हेल्पलाइन। तो आज के कॉस्ट रिडक्शन टॉपिक के अंदर ये रहा आपके लिए पूरा का पूरा समराइज वर्जन। तो मुझे बताओ कैसा लगा आज का सेशन आपको? हाउ वाज दी सेशन? जो मेरे साथ में लाइव हैं बताओ जरा चैट बॉक्स के अंदर, क्या ओपन अप हुआ? व्हाट इज द बिगेस्ट टेक अवे? क्या माइंड के अंदर आ रहा है? क्या चल रहा है? कुछ एक नया पर्सपेक्टिव मिला आपको चीजों को देखने का? चलिए देखते हैं चैट बॉक्स के अंदर क्या क्या रिप्लाई आ रहा है। लिखा जरूर करो जो मेरे साथ लाइव होते हैं, क्योंकि जब आप सुनते हो, समझते हो, देखते हो, उसके बाद चैट बॉक्स में टाइप कर देते हो ना सुबह सुबह, तो क्या होता है कि वो चीज ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेशन में और एग्जीक्यूशन में चली जाती है। शिवम जी कह रहे हैं ग्रेट, क्या बात है। डॉक्टर संजय नरवाल जी गुड मॉर्निंग, जगमोहन जी गुड मॉर्निंग, डॉक्टर साहब क्या हालचाल आपके? रियली नाइस टू हैव यू लाइव इन द मॉर्निंग। वाओ। सेल्वम रामाकृष्णन जी कह रहे हैं वेरी यूजफुल सर, थैंक यू, स्पेशली ट्रेवल कॉस्ट। हाँ देख लो आपने ट्रेवल कॉस्ट का जो पॉइंट पकड़ लिया ना, अब इसमें देखो, इसमें देखो, ये स्टार्टअप पॉइंट रहने वाला है कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, और इसका जो है खुशबू की तरह बाकी सारे खर्चों के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा और एक्सपेंसेस कम होने वाले हैं। नरवाल साहब कह रहे हैं ऑसम सेशन, थैंक यू। बलवंत राय अग्रवाल जी कह रहे हैं
ऑसम, थैंक यू जी। सुशील जी कह रहे हैं गुड सेशन फॉर पोस्ट रिडक्शन, थैंक्स फॉर योर इंकरेजमेंट सुशील जी एंड रेगुलर पार्टिसिपेटिंग। संजय जी कह रहे हैं फोकस एवरी एस्पेक्ट हाउ वी रिड्यूस द पोस्ट। हाँ, हर एंगल से देखो ना, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, लेफ्ट से देखो, राइट से देखो, सेंटर से देखो। देवदत्त भाटिया जी कह रहे हैं इट वॉज ऑलवेज प्लेजर टू सी यू विद न्यू आइडियाज, ऑलवेज लिसनिंग टू इम्प्रूव जीएसए फैमिली टू सेव मनी टू इम्प्रूव कैश फ्लो। क्या बात है, थैंक यू देवदत्त भाटिया जी आपकी इंकरेजमेंट के लिए। मैं तो हर सैटरडे एक के बाद नए से नए टॉपिक के ऊपर सेशन लेकर आता रहूंगा। बस आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें और भगवान से प्रार्थना है कि बस इस रास्ते पे आगे बढ़ाता चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के 5 AM के लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे वो तो पूरी तरह से इंजॉय करने ही वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय।